हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स का ही एक पार्ट है। ये एनसीईआरटी में मोशन इन अ प्लेन में भी है और इसके कई सारे एप्लीकेशन हम लोग को सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन में भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मेनली दो तरह का होता है, जिसमें एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वैसा मोशन होता है जिसमें जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में या कोई आर्क में मूव कर रहा हो तो उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगा, उसके स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। लेकिन आर्क में मूव करने के कारण उसके डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंजिंग आएगा। तो इस तरह के सर्कुलर मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में या एक आर्क में ट्रेवल करता है, मूव करता है, तो अगर उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने लगे या उसका स्पीड चेंज होने लगे तो उसको हम लोग बोलेंगे, उस तरह के सर्कुलर मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जिस तरह से लीनियर मोशन में सब कुछ डिफाइन किए हैं हम लोग, जैसे डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, वैसे ही सब कुछ हम लोग एंगुलर टर्म में डिफाइन करेंगे उसको। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो देखते हैं हम लोग एंगुलर पोजीशन को। तो जैसे कोई पार्टिकल है, जैसे ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक में कोई पार्टिकल है, ये ए से बी तक पहुंचा है और ए से बी तक पहुंचने में उसको टाइम टी लगा है और ए से बी तक वो एंगल थीटा ट्रेवल किया है। तो इस जो पार्टिकल का पोजीशन है, अभी ए से पहले उसका पोजीशन ए था और उसका पोजीशन अब बी है। ये हम लोग जो पोजीशन लेते हैं उसके लिए दो टर्म का होना जरूरी है। एक फिक्स पॉइंट, जिसको अभी हम लोग सेंटर देख रहे हैं, ये इसको हम लोग ओरिजिन कह सकते हैं या सेंटर कह सकते हैं। ये एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए पोजीशन को शो करने के लिए, और दूसरा एक रेफरेंस लाइन, और वो रेफरेंस लाइन अभी हमारे पास ओ ए है। तो देखिए, द एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन विथ द रेफरेंस लाइन इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। तो अगर ये पार्टिकल अभी यहां पर है, इसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे तो कहां होगा? यहां। जब यहां पर होगा तो उसका पोजीशन वेक्टर इधर। तो पोजीशन वेक्टर का एंगल थीटा ट्रेवल किया है वो। इसके बाद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर कुछ एंगल ट्रेवल करता है और वो एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं। इसके लिए रेफरेंस लाइन का होना जरूरी नहीं है, लेकिन ओरिजिन या फिक्स पॉइंट का होना जरूरी है। जैसे कोई पार्टिकल अभी रेफरेंस लाइन हमारा ए है और ये पार्टिकल अभी बी पर है, तो बी से वो सी तक जाता है और एंगल डी थीटा ट्रेवल करता है या डेल्टा थीटा ट्रेवल करता है। तो इस केस में ये जो डेल्टा थीटा है हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा बी से सी तक के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, और इसका ऐसा यूनिट रेडियन होता है। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में भी देख चुके हैं पहले। दो एंगल होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन, और सॉलिड एंगल का जो ऐसा यूनिट होता है वो स्टेरेडियन। और इसका जो डायरेक्शन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है कर्व, उसी डायरेक्शन में हम लोग थीटा को लेंगे। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब को। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं।
चलिए, हम लोग लीनियर मोशन को पहले से जानते हैं ना, लीनियर मोशन के जान पहचान हमारा पहले से है। तो लीनियर मोशन के साथ रिलेट करके हम लोग सर्कुलर मोशन को या एंगुलर मोशन को देखते हैं। तो एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, और इधर लिखते हैं एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं? तो डिनोट करते हैं या तो एक्स से, या तो थीटा सॉरी एस से या एक्स से, ऐसा कुछ डिनोट करते हैं। इसी तरह से एंगुलर मोशन में कोई भी सर्कुलर मोशन में अगर चल रहा है पार्टिकल, इसका सेंटर ये है, ये पॉइंट ए से बी तक गया है, तो ये एंगल कितना ट्रेवल किया है? थीटा। तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। अब देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो dx बाई dt, ये हम लोग को क्या मिलता है? वेलोसिटी मिलता है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करें तो ये हम लोग को मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी, और इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये है एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट, अगर वेलोसिटी को हम लोग डिफरेंशिएट करें dv बाई dt, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलता है? लीनियर एक्सेलरेशन मिलता है। तो ठीक उसी तरह से अगर एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें टाइम के रेस्पेक्ट में तो हम लोग को मिलेगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। यह है एंगुलर एक्सेलरेशन। ए इक्वल्स टू कुछ ऐसा हम लोग लिखे हैं, dv बाई dt है, इसमें dx बाई dt से, सॉरी dx बाई dx से, dx से मल्टीप्लाई भी किया, dx से डिवाइड कर दिया, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऐसा लिख सकते हैं इसको, dx बाई dt इंटू dv बाई dx। तो ये क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू v dv बाई dx, क्योंकि dx बाई dt क्या हो गया? वेलोसिटी। तो ठीक उसी तरह से इधर भी लिख सकते हैं ऐसा, अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी इंटू डी थीटा बाई डी थीटा। तो अल्फा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। तो अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाई, सॉरी यहां डी थीटा होगा ना, डी थीटा। ये एक रिलेशन आ गया। अगर ये एक कंप्लीट सर्कल में चलता है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में, एक साइकिल कंप्लीट करता है कोई पार्टिकल, तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? 2 पाई आर, या थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई। एक कंप्लीट सर्कल में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 पाई। और जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम लोग के पास क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। तो उसी तरह से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा और डिवाइडेड बाय टाइम करें तो क्या मिलेगा हम लोग के पास? ये मिलेगा थीटा बाय टाइम वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा। तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी भी लिख सकते हैं हम लोग, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, या थीटा इक्वल्स टू 2 पाई है तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी। अच्छा, 1 बाई टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो और हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू।
ये एक रिलेशन आया। इसके बाद ये तो लीनियर मोशन का पूरा टर्म है और ये एंगुलर मोशन का पूरा टर्म है। हाँ, इसके बाद हम लोग देखते हैं लीनियर मोशन में हम लोग कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे। इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और यूनिफॉर्म मोशन के लिए कुछ था हमारे पास, जिसमें एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। ये डिस्टेंस था nth सेकेंड का। और एवरेज वेलोसिटी था हमारे पास v एवरेज इक्वल्स टू v प्लस u बाई 2। ये सब लीनियर मोशंस में थे, लीनियर मोशन में था। अगर एंगुलर मोशन की बात करें तो ऐसा इक्वेशंस कुछ एंगुलर मोशन में भी आएगा। तो अगर ये v और u क्या है, इनिशियल, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी, तो हम लोग यहां फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इसको ओमेगा लिख रहे हैं, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसको लिख रहे हैं ओमेगा नॉट। तो इस जैसा इक्वेशन को लिखने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें एक्सेलरेशन की जगह पर क्या हो जाएगा, अल्फा, और टी तो चेंज होगा नहीं, टी तो टाइम में, तो v इक्वल्स टू, v की जगह पर हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू यू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। उसी तरह से इसको अगर लिखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो थीटा इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ एक्सलेरेशन, तो एंगुलर एक्सलेरेशन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। नेक्स्ट v स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी ओमेगा है, तो ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। एक्सलेरेशन, ये एक्सलेरेशन इन एंगुलर मोशन और डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर मोशन। उसके बाद ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा इक्वल्स टू v एवरेज, तो यहां ओमेगा एवरेज हो जाएगा इंटू टी। नेक्स्ट एस डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा इक्वल्स टू यू इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट प्लस एक्सलेरेशन बाई 2 यानी अल्फा बाई 2 इंटू 2n-1। नेक्स्ट v एवरेज, तो फाइनल वेलोसिटी ओमेगा है, तो ओमेगा एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई 2। जिस तरह से लीनियर मोशन में सारे टर्म यूज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एंगुलर मोशन में या सर्कुलर मोशन में यूज होते हैं। और रिलेट करके हम लोग देखेंगे तो समझना हम लोग के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का, और उसके बाद हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सब देखेंगे। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए रिलेशन देखते हैं एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन के बीच में। अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इसका रेडियस r है, ये पोजीशन A से B तक पहुंचा है और एंगल थीटा ट्रेवल किया है, तो ये जो हमारे पास है r, ये है x। तो x, r और थीटा में एक रिलेशन होता है, थीटा इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय रेडियस।
तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू आर्क हमारे पास क्या है x और डिवाइडेड बाय रेडियस r। तो x इक्वल टू क्या हो गया r इंटू थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाई dt इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ r थीटा। dx बाई dt क्या होता है लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू r कांस्टेंट है, रेडियस है, तो r बाहर आ गया d थीटा बाई dt। और d थीटा बाई dt क्या होता है, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो r ओमेगा। इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हो गया dv बाई dt इक्वल्स टू d r ओमेगा बाई dt। तो यहां से क्या मिलेगा, ये लीनियर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन a इक्वल टू r बाहर हो जाएगा और d ओमेगा बाई dt। तो r d ओमेगा बाई dt क्या हो जाएगा अल्फा। तो a का वैल्यू हमारे पास एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ गया r इंटू अल्फा। ये जो हमारे पास रिलेशन दिखाई दे रहा है v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये रिलेशन मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, इसका मतलब इधर भी वेक्टर होगा, जब लेफ्ट साइड में वेक्टर है तो राइट साइड में भी वेक्टर होगा। तो इसका जो रिलेशन होता है वेक्टर फॉर्म में, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें इन वेक्टर फॉर्म, तो ये कुछ इस तरह से होता है v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, और इसको डिफरेंशिएट करें अगर dv बाई dt इक्वल्स टू ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ ओमेगा क्रॉस r। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a एक्सेलरेशन, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d ओमेगा क्रॉस r प्लस r बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो a इक्वल्स टू d ओमेगा डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा r प्लस ओमेगा, और पोजीशन वेक्टर है ना ये, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे उसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन जो आया हमारे पास वो ये दो टर्म में आया, यानी जो ये एक्सेलरेशन है ये एक टर्म है हमारे पास और ये एक टर्म है, ये दो एक्सेलरेशन है। ये जो अल्फा आर है, अल्फा आर, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसको डिनोट करेंगे एटी से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये टर्म जो है v ओमेगा, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी रेडियल एक्सेलरेशन, ए आर से लिख रहे हैं इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ए आर, अगर हम लोग v का वैल्यू यहां से ओमेगा आर रख दें तो क्या हो जाएगा
v का वैल्यू यहां ओमेगा आर दिखाई दे रहा है, तो ये ओमेगा आर को v के पास पुट कर रहे हैं, तो ओमेगा एक पहले से है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर ओमेगा के पास v रखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। ये है रेडियल एक्सेलरेशन, ए आर से डिनोट कर रहे हैं इसको, और ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब समझते हैं ये रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। अगर कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसका रेडियस आर है, जब ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो इसके सेंटर के तरफ एक एक्सेलरेशन काम करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक एक्सेलरेशन इसके टैंजेंट के डायरेक्शन में काम करेगा जिधर उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा, ए, और अगर ये ए एंगल ये कुछ इस तरह से ए बना रहा है रिजल्टेंट, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, जिसके कारण ए आर का स्क्वायर प्लस एटी का स्क्वायर। अगर रिजल्टेंट इस टेंजेंशियल के साथ एंगल थीटा बनाता है तो tan थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा ए आर डिवाइडेड बाय ए टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हो गया रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन में रेडियल एक्सेलरेशन को यूज करके हम लोग फाइनल टोटल एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो इनवर्ट डायरेक्शन में तो एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, और एक्सेलरेशन बिना फोर्स का तो कभी काम नहीं कर सकता है। इसका मतलब इस इनवर्ट डायरेक्शन में कोई फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ये ए आर जो है हमारे पास, ये ए आर क्या है, ये ए आर जो हम लोग निकाले ये मैग्नीट्यूड है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो ए आर का वैल्यू हमारे पास क्या है, पहले से वी स्क्वायर बाई आर, और एक है ओमेगा स्क्वायर आर। ये किधर काम कर रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसी के तरफ एक फोर्स काम कर रहा होगा, और फोर्स का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए कितना है, तो वी स्क्वायर बाई आर, या हम लोग ऐसा लिख सकते एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहां जो दो एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ए आर और ए टी। रेडियल एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन तब काम करता है जब कोई सर्कुलर मोशन में है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो इस केस में टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है जिसको हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, और उस रेडियल एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं इसको, एफ को। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी जो है, ये किसी भी सर्कुलर मोशन में तब काम करता है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है और उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, या स्पीड जो है उसका टाइम के साथ चेंज कर रहा है। और जब टाइम के साथ चेंज करेगा तब उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। और अगर टाइम के साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या स्पीड चेंज नहीं करता है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और रेडियल फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग अब देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो इसको इरेज करते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रेडियस
ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कैसे किसी का निकालते हैं, देखते हैं थोड़ा। जैसे कोई भी कर्व पाथ है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर्क से मिलकर के बना हुआ होता है। एनी कर्व पाथ is assumed to be made of infinite arc, infinite circular arc, infinite circular या arc, circular arc। देखते हैं कैसे। जैसे इस तरह से कोई कर्व है। अब ये कर्व जो है वो बहुत सारे आर्क से मिलकर के बना हुआ है। जैसे ये छोटा सा आर्क को उठाए यहां से तो एक ऐसा सर्कुलर पाथ बनाएगा, ये एक सर्कल बनाएगा। यहां देखे तो ये एक ऐसा सर्कल बनाएगा, यहां बनाए तो ये एक अलग सर्कल बनाएगा, यहां एक अलग सर्कल बनाएगा। इसके हर एक पॉइंट पर अलग अलग सर्कल बन रहा है। इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2, इसका रेडियस r3, इसका रेडियस r4, सबका रेडियस अलग अलग है। और रेडियस अलग अलग है तो इससे जब ये पाथ में कोई पार्टिकल ट्रेवल किया होगा तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन अलग अलग हुआ होगा। कैसे? तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग के पास क्या है, v²/r। देखिए सबका रेडियस अलग अलग है और जैसे जैसे रेडियस चेंज करेगा वैसे वैसे ये रेडियल एक्सेलरेशन चेंज करेगा। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का कोई फोर्स होता नहीं है, ये एक सीडो फोर्स है। सीडो फोर्स समझते हैं, एक इमेजिनरी फोर्स, काल्पनिक फोर्स कह सकते हैं उसको हम लोग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब हम लोग देखने को मिलता है जब ऑब्जर्वर जो होता है वो रोटेटिंग फ्रेम में होता है। ये एक सीडो फोर्स है, सीडो फोर्स। ये देखने को कब मिलता है, जब कोई ऑब्जर्वर जो है वो रोटेटिंग फ्रेम में है। जैसे ये कोई सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में कोई कार है, इस तरह से कोई कार है जो इधर ऐसा मूव कर रहा है। जब ये मूव कर रहा है तो इसके इनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है। कौन सा एक्सेलरेशन? तो रेडियल एक्सेलरेशन। ये रेडियल एक्सेलरेशन जब इसके इनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो इस पर बैठा हुआ कोई इंसान को या कोई भी जो इस पर बैठा है उसको क्या फील होगा, ये बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स कितना होगा, इसी रेडियल सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। तो जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन के बराबर इधर उसको फील होगा। और ये जो फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं जैसे हम लोग लीनियर मोशन में रिलेटिव मोशन देखे थे, रिलेटिव वेलोसिटी देखे थे, उसी तरह से रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। उससे पहले थोड़ा लीनियर वेलोसिटी वाला समझ लेते हैं, याद दिला देते हैं कैसा था। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या लिखते थे, va माइनस bv। वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, vb माइनस va, ऐसा कुछ था। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। तो
अलग अलग फ्रेम में होते थे ऑब्जर्वर, और उसके लिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी देखते थे। तो ठीक इसी तरह से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को भी देखेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B perpendicular to the line divided by separation between A and बी। इस फॉर्मूला से कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी ये पार्टिकल ए है और दूसरा पार्टिकल यहां है बी, इसका वेलोसिटी इधर है। ये इस लाइन के साथ एंगल थीटा 1 बना रहा है और इस लाइन के साथ एंगल थीटा 2 बना रहा है। हम लोग को निकालना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। निकालना क्या है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए वेलोसिटी इसका डायरेक्शन ये है और इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, एक उसी लाइन के अलाउंग, जो लाइन गिवन है इसका जो बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस r है, तो एक इसी लाइन के अलाउंग और दूसरा इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो इस लाइन के अलाउंग जो इस वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, v cos थीटा 1 और इसका v cos थीटा 2, सॉरी cos v sin थीटा 1। इसका भी दो कंपोनेंट लेंगे, एक v, अच्छा वेलोसिटी ऑफ ए लिखते हैं इसको, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ v sin थीटा 2 और इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ v cos थीटा 2। ये तो क्लियर है सबको। अब थोड़ा फॉर्मूला को देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं, बिना देखे भी करते हैं। देखिए वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है, रिलेशन कैसा था हमारे पास, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, ऐसा कुछ था, या ऐसा लिखना हम लोग चाहे ओमेगा इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय r। तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम लोग को वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, किसके परपेंडिकुलर, इस r के परपेंडिकुलर। तो r के परपेंडिकुलर कौन सा है, va sin थीटा 1, ये तो पैरेलल कंपोनेंट है। इसमें vb sin थीटा 2 ये पैरेलल कंपोनेंट है, cos थीटा वाला जो है वो पैरेलल कंपोनेंट है। तो एंगुलर मोशन में पैरेलल कंपोनेंट का कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कोई पार्टिकल है, इस पॉइंट को फिक्स करते हैं और फिक्स करते हैं तो इसको अगर रोटेट करवाना चाहते हैं तो इसको हम लोग वेलोसिटी कितना देना पड़ेगा, इधर ऐसा कुछ देना पड़ेगा। तो हम लोग जो एंगल बनेगा वो इधर बनेगा ना, ऐसा कुछ थीटा बनेगा इधर।
तो हम लोग को रोटेट करने में हेल्प कौन कर रहा है? वी ए साइन थीटा 1 और वी बी साइन थीटा 2। तो वेलोसिटी ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग को चाहिए v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो v परपेंडिकुलर वही लिखते हैं, v परपेंडिकुलर ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन a एंड b कितना है? r है। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय r। तो ओमेगा ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी ऑफ a परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा है? va sin थीटा 1। तो va sin थीटा 1 माइनस vb क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में vb sin थीटा 2, लेकिन va sin थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए एक माइनस और लगेगा यहां आकर के, और ये हो जाएगा vb sin थीटा 2 और डिवाइडेड बाय r। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इक्वल्स टू va sin थीटा 1 प्लस vb sin थीटा 2 डिवाइडेड बाय r। ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, जिससे ये और क्लियर हो, और अभी तक जो भी हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ए इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर एक्शन। फिगर दिया हुआ है, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल a with respect to fixed point b and c if angular velocity with respect to o is omega। तो एंगुलर वेलोसिटी जो पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी o के रेस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है? ओमेगा दिया हुआ है। एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू o, ये कितना है? ओमेगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को v बाई r लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग b के रेस्पेक्ट में निकालें तो b के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कितना है? ये r है, तो इधर भी रेडियस r हो जाएगा, तो ये 2r हो जाएगा। तो इस केस में वेलोसिटी तो ये चेंज होगा नहीं, तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2r इंटू ओमेगा b। और c के लिए क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू v इक्वल्स टू ये r है, ये भी r है और ये भी r है, तो 3r हो गया। तो 3r ओमेगा c। यहां से ओमेगा b का वैल्यू क्या आ जाएगा? ओमेगा b इक्वल्स टू हो जाएगा v बाई 2r, और ओमेगा c इक्वल्स टू हो जाएगा v बाई 3r। और जो वेलोसिटी है ओमेगा, तो उसके लिए हम लोग को ओ के रेस्पेक्ट में क्या मिला है? v बाई r। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा b इक्वल्स टू v बाई r, v बाई r और इंटू 1/2। ये ओमेगा b के लिए हो गया, और ओमेगा c के लिए 1/3 v बाई r। और ये a है, तो यहां से ओमेगा b और ओमेगा c कितना होना चाहिए? तो ओमेगा बाई 2, ये ओमेगा है ना पूरा टर्म, ये हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा बाई 2 और ओमेगा बाई 3। तो ये ओमेगा b, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओमेगा बाई 2 और ओमेगा बाई 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग कोनिकल पेंडुलम करते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं आप।
कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम होता क्या है? तो ए बॉल ऑफ मास स्मॉल m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, द बॉल रिवॉल्व विथ वेलोसिटी v इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। देखिए कैसा होगा, एक फिक्स पॉइंट है, यहां से एक स्ट्रिंग में एक m मास के पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के माध्यम से बांध करके लटका दिया गया और इसको इस तरह से रोटेट करवाया जा रहा है, जैसे ऐसा रोटेट करवाया जा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा है, जैसे ऐसा इस तरह से इसको फिक्स कर दिया गया है और इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है। तो वो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल बन रहा है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर इस पॉइंट से इसको मिला है ऐसा, जब वो इस पॉइंट पर है तो वर्टिकल के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है, और इस हॉरिजॉन्टल सर्कल का जो रेडियस है वो r है और इसका लेंथ l है, तो इस पर अब जितने तरह के फोर्स काम करेंगे उसको लिखते हैं। तो कौन कौन सा फोर्स काम करेगा? नीचे की तरफ mg काम करेगा और इस स्ट्रिंग में टेंशन काम करेगा और कुछ काम करेगा। तो इसके इस इनवर्ड, ये सर्कुलर मोशन है ना, तो सर्कुलर मोशन में इनवर्ड डायरेक्शन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। इस टी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा? टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। अब हम लोग सारे इक्वेशंस को लिखते हैं। तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? y डायरेक्शन का जो इक्वेशन है वर्टिकल डायरेक्शन का वो क्या हो जाएगा? mg इक्वल टू टी कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा है और इसी डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू टी साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 और ये 2। इक्वेशन 2/1 करते हैं, इक्वेशन 2/1, तो क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई mg और टी कॉस थीटा। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा, तो v स्क्वायर बाई आर जी इक्वल टू टैन थीटा। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा। अगर r को हम l के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल्स टू r बाई l, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? l साइन थीटा। तो v इक्वल्स टू r हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर l g साइन थीटा इंटू टैन थीटा। तो इस केस में हम लोग इसका वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम लोग जितने टॉपिक आज हम लोग देखे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं। चलिए, क्वेश्चन में है ए पार्टिकल P मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड V इन कर्व एज शोन इन फिगर, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन विथ टाइम एंड डिस्टेंस। एक कर्व दिया हुआ है हमारे पास जिसमें कोई पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है और पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन का वेरिएशन कैसा होगा। तो अभी हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखे हैं? ए आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा था। तो अब इसमें देखते हैं, इस फिगर में यहां इस पॉइंट पर अगर एक हम सर्कल बनाए तो देखो, तो इतना बड़ा सर्कल ऐसा बनेगा, यहां पर सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, यहां सर्कल
बहुत बड़ा बनेगा। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस अगर r1 है, इसका रेडियस r2 है और इसका रेडियस r3 है, तो इस केस में यहां AR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। रेडियस अगर इंक्रीज करता है तो एक्सीलरेशन डिक्रीज करेगा। तो रेडियस, पहले रेडियस डिक्रीज किया है, उसके बाद इंक्रीज किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहले एक्सीलरेशन ये डिक्रीज किया है ना, तो ये इंक्रीज किया होगा। तो पहले एक्सीलरेशन इंक्रीज किया है, उसके बाद एक्सीलरेशन डिक्रीज किया है। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट हाईएस्ट पॉइंट। एक प्रोजेक्टाइल मोशन के जैसा है, u वेलोसिटी के साथ और थीटा एंगल के साथ इसको थ्रो किया गया है। तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियल एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पर अगर ऐसा बना रहे हैं, ऐसा कोई कर्व बनेगा, सर्कल बनेगा, और इसमें यहां पर रेडियल एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ काम करता है। तो सेंटर की तरफ कौन सा एक्सेलरेशन काम कर रहा है अभी? जी। और नेक्स्ट क्या पूछा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर काम करेगा? अभी v का जो वैल्यू है वो इधर है, डायरेक्शन v का इधर है ना, और इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करता है। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर हो जाएगा at इक्वल्स टू 0। टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। और इसका AR रेडियल एक्सेलरेशन, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा g। नेक्स्ट है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट O एंड P। तो O के पास और P के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो अगर इसका रेडियस R है और इस यहां का वेलोसिटी कितना होता है? यहां का वेलोसिटी होगा, अगर ये वेलोसिटी u से थ्रो किया गया है तो x कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या होता है? u cos थीटा, और y कंपोनेंट का वेलोसिटी u sin थीटा। x कंपोनेंट का वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करता है। तो x कंपोनेंट का वेलोसिटी जो यहां है वही यहां भी होगा। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? u cos थीटा। तो P के लिए एट P रेडियस चाहिए, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू हो जाएगा, A इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर बाई R। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई A, और v कितना है? v है u cos थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। एक्सीलरेशन डाउनवर्ड काम कर रहा है रेडियल डायरेक्शन में। नेक्स्ट एट O, तो O के पास देखते हैं हम लोग, ये पॉइंट O है, तो यहां एक कर्व बनाते हैं, सॉरी सर्कल बनाते हैं। तो इसका रेडियस इधर होगा कहीं, ये अगर एंगल थीटा है तो ये क्या होगा? ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वापस से अभी G यहां किधर काम करेगा? G कुछ ऐसा काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये एंगल हमारे पास क्या होगा? ये हो जाएगा थीटा। ये है हमारे पास R। तो R का दो कंपोनेंट होगा, एक ये होगा, सॉरी G का, ये G है तो G का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा G cos थीटा और दूसरा होगा G sin थीटा। तो रेडियस के डायरेक्शन में कौन सा एक्सेलरेशन है?
जी कॉस थीटा, यानी यहां ए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए आर इक्वल टू हो जाएगा जी कॉस थीटा। तो रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय ए, और भी कितना है, भी है u, तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos थीटा, ये हो गया रेडियस एट o। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए हेमिस्फेरिकल बॉल of radius r is rotating about its axis of symmetry। एक बॉल है जो अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट रोटेट कर रहा है, विच केप्ट वर्टिकल। ए स्मॉल बॉल केप्ट इन द रोटेट विथ द बॉल विदाउट स्लिपिंग ऑन इट्स सरफेस। इफ द सरफेस ऑफ द बॉल इज स्मूथ एंड एंगल मेड बाय द radius through the ball with a vertical is theta, find the angular velocity, angular speed at which the ball is rotating। तो एक बॉल बनाते हैं ऐसा, ये अपने एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट हो रहा है, और इसमें एक छोटा सा बॉल है जो बिना स्लिप किए रोटेट कर रहा है साथ में ऐसा, और इसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर हो जाएगा, और इस वर्टिकल के साथ ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है, कैपिटल आर। तो हम लोग को ओमेगा का वैल्यू निकालना है। अगर इसको बाहर बनाए ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में एन एम जी नीचे की तरफ, और इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी। इस एन को दो कंपोनेंट में अगर ब्रेक करें, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा बनेगा, यानी ये एंगल थीटा बन गया, तो ये क्या हो जाएगा एन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा एन साइन थीटा। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n cos थीटा। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल के ही डायरेक्शन में n sin थीटा है, तो n sin थीटा इक्वल्स टू f सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू n sin थीटा। तो f सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या है, mv स्क्वायर बाय स्मॉल आर इक्वल टू एन साइन थीटा। स्मॉल आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो स्मॉल आर का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा इस ट्रायंगल में साइन थीटा इक्वल्स टू आर बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू आर साइन थीटा। पुट कर देते हैं उसका वैल्यू यहां। अच्छा लीनियर वेलोसिटी नहीं चाहिए ना, तो ओमेगा के टर्म में इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो ओमेगा के टर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर आर। तो m ओमेगा स्क्वायर आर का वैल्यू क्या है हमारे पास, कैपिटल आर साइन थीटा, n इक्वल टू n साइन थीटा। तो यहां से क्या बचेगा, m ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू n। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बाई 1 करते हैं, तो अगर 2 बाई 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई n cos थीटा, यानी कि n से n कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 बाई cos थीटा, और m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई mg, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, g बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर r बाई g। यहां से ओमेगा का वैल्यू चाहिए, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा g और डिवाइडेड बाई r cos थीटा का रूट।
ये हो गया ओमेगा का वैल्यू। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसको इरेज किया जाए। क्वेश्चन है ए वायर विच पासेस थ्रू द होल इन स्मॉल बिट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, द वायर इज फिक्स्ड vertically on ground as shown in figure. The bit is released from the near of the top, the wire, and it slide along the wire without friction. As the bit moves from A to B, the force is applied on the wire. और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें एक वायर है और वायर में एक मोती को लगा दिया गया है और यहां से इसको फ्रीली छोड़ दिया गया है आने के लिए। तो जब ये यहां रहता है, यहां से जब इसको छोड़ा गया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, और ये क्वार्टर सर्कल है तो इसका जो रेडियस है वो r हो जाएगा। एक पॉइंट इधर लेते हैं, कुछ देर के बाद ये बिट वहां पहुंच गया है, ओरिजिन से इसको मिलाते हैं और वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो थीटा है। तो यहां पर एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा वायर का, किसके ऊपर, बिट के ऊपर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन काम करेगा, mg। तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक रेडियल डायरेक्शन में और दूसरा परपेंडिकुलर टू रेडियल। तो ये हो जाएगा, ये थीटा है तो ये बन जाएगा थीटा, और ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये mg sin थीटा। अब टोटल एनर्जी को देखते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है, फाइनल एनर्जी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो फाइनल और इनिशियल दोनों कंडीशन में इक्वल होता है। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल। इसको अभी हम फाइनल पोजीशन लेकर के चल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी यहां का क्या हो जाएगा, 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया है तो रेफरेंस से कितना डिस्टेंस पर है, r, तो ये हो जाएगा mgr इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी यहां का कुछ वेलोसिटी होगा यहां v, तो ये हो जाएगा हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस पॉइंट से हाइट कितना है, इतना, इसको इधर मिला लेते हैं। ये हाइट कितना होगा, तो ये हाइट हो जाएगा, ये अगर r है तो इस ट्रायंगल में देखें, ये कुछ नाम दे देते हैं ट्रायंगल को, P Q R। इस ट्रायंगल में देखें तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेस, यानी कि ये यहां से यहां तक का हाइट, उसको एज मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय r। तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r cos थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस r cos थीटा, और ये कितना हो गया, r cos थीटा। तो mv², हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, mg, और हाइट कितना है, r cos थीटा। इसको इधर लेकर के आते हैं तो mgr माइनस mgr cos थीटा इक्वल्स टू हाफ mv²। जो कॉमन निकल रहा है निकाल लेते हैं, mgr कॉमन निकल रहा है, 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू हाफ mv²। इसके बाद 2 को इधर लेकर आते हैं, r को उधर लेकर जाते हैं, तो 2mg इक्वल इंटू 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू mv² बाई r। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नेक्स्ट, यहां पर
फोर्स को इक्वेट करते हैं। तो रेडियल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg cos थीटा। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू, अच्छा रेडियल डायरेक्शन में F सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई r। और इसी डायरेक्शन में है mg cos थीटा इक्वल टू mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो ये हो जाएगा, n को बाहर निकालते हैं, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू हो जाएगा mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r। हमारे पास mv स्क्वायर बाई यहां पर भी है ना, तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस 2mg 1 माइनस cos थीटा। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n इक्वल्स टू हो जाएगा, कुछ कॉमन निकल रहा है? नहीं, पहले mg cos थीटा माइनस 2mg प्लस 2mg cos थीटा, mg cos थीटा प्लस 2mg cos थीटा, 3mg cos थीटा। तो n इक्वल्स टू 3mg cos थीटा माइनस 2mg। बाहर कौन निकल जाएगा? तो निकल जाएगा mg। क्या बचा? cos थीटा 3 को ही बाहर निकाल दे रहे हैं, तो cos थीटा माइनस 2/3। इस केस में n को पॉजिटिव होने के लिए cos थीटा का वैल्यू 2/3 से बड़ा होना चाहिए। cos थीटा का जो वैल्यू है, cos थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 2/3 होना चाहिए। जैसे ही cos थीटा का वैल्यू 2/3 से कम हो जाएगा, n का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। और अगर n का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा। तो n जो है वो पॉजिटिव है कब तक? थीटा का वैल्यू, मतलब cos थीटा का वैल्यू 2/3 तक के लिए। और पॉजिटिव है इसका मतलब पहले जो वायर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा बीड के ऊपर। तो बीड किधर फोर्स लगा रहा होगा? पूछ रहा है फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर, मतलब वायर के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? बीड। तो अगर वायर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है तो बीड किधर लगा रहा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इधर आकर के बीड अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा। तो हम लोग के पास ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा है? ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड नहीं होगा, ऑलवेज रेडियली नहीं होगा, रेडियली आउटवर्ड इनिशियली, इनिशियली कैसा है? इनवर्ड है, तो ये भी नहीं होगा। तो रेडियली इनवर्ड इनिशियली एंड रेडियली आउटवर्ड लेटर। तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2014 का है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।